एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए बजा करके अभिवादन करें। डॉक्टर महेश जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये बेबे थोड़ी देर बैठ जाओ, ये बात बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जिस आदमी के लिए हमने आप लोगों को यहाँ बैठाया है उन्होंने अपनी बात शुरू नहीं की। आप सभी बैठिए और ये पैसे तो बेशक देते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध। सर्वप्रथम महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले जी, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, संत रविदास कबीर साहब, सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप सब माऊ ढाणी, निगाना और आसपास के गांव के जो प्रबुद्ध साथी, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि इतनी रात में आप इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हैं और इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हर वक्ता आकर के ये बात कह रहा है कि डॉक्टर महेश बहुत प्रबुद्ध है। पता नहीं कौन कौन सी संज्ञा दे करके वो मेरा हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं उन सब साथियों का भी धन्यवाद करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अभी ऐसा कुछ है नहीं। डॉक्टर सिंगला साहब ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर या मान्यवर कांशीराम साहब के हम पैरों की धूल भी नहीं है। अगर इस मिशन और कारवा में, जैसा कि अभी एक और हमारे वक्ता साथी अपनी बात रख रहे थे कि हम ढलान पर हैं, हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है, तो उसको अगर 1 इंच भी आगे बढ़ा पाए, या परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो ड्यूटी लगा करके गए हैं कि कारवा अगर आगे ना जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पीछे नहीं आना चाहिए, तो उसको रोक भी पाए तो हम अपने आप को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक कर्ज मात्र चुकाने के बराबर समझेंगे। हमारे गुरुजी आदरणीय राजाराम साहब, उनके चरणों में भी मैं नमन करता हूं, जिनकी उंगली पकड़ करके हमने चलना सीखा इस मिशन और मूवमेंट के अंदर। आदरणीय बड़े भाई आर.एस. गौतम जी, जिनका आशीर्वाद रहता है, जिनके बताए हुए इस मिशन के अंदर हम काम कर रहे हैं, और मेरी मातुल्य बड़ी बहन बाला देवी, जिसके सौजन्य से, जिनकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हो रहा है। राजाराम साजरवास जी, आदरणीय आर.एस. गौतम जी, मेरी बहन बाला और सभी प्रबुद्ध साथी, जबकि मेहनत में देखता हूं 4 दिन से 5 दिन से आर.एस. गौतम अपने घर नहीं गए हैं। सब ठीक है ना बेटा? बहन बाला के बेटे, हमारे भाई के हाथ का एक्सीडेंट हो गया, वो उनको देखने भी 2 दिन के अंदर गई। जब इनके जुनून को मैं देखता हूं तो मेरे कदम अपने आप काम करने को करते हैं। मंच पर उपस्थित आज के हमारे मुख्य मेहमान
पार्टी के संस्थापक, हरियाणा के अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम कुमार जांगड़ा जी, पार्टी के उपाध्यक्ष महेंद्र सेन जी जो गुड़गांव से चल करके आए हैं, आनंद प्रकाश जांगड़ा जी पार्टी के उपाध्यक्ष, दौलत राम सेन जी जो ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, डॉक्टर सीताराम सिंगला जी, पूरी टीम, मनीराम जी, तमाम मेरे साथी, काजला साहब और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं वो मेरे लिए और भी ज्यादा सम्मानित हैं। आप सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से बात रखी और एक साथी ने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा जरूरी है, शिक्षा से रोजगार मिलता है, जिनके घर में रोजगार आता है उनकी व्यवस्था बदलती है। ये सारा का सारा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले को जाता है। लेकिन बाबा साहब को ये श्रेय जाता है, ये बात आप लोग कहते हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले को ये श्रेय जाता है, ये बात आप लोग कहते हैं, तो इसका मतलब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा फूले से पहले ये व्यवस्था आप लोगों के लिए नहीं थी। जब ये व्यवस्था आप लोगों के लिए नहीं थी और लड़ाई लड़कर के महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहब ने वो व्यवस्था की, तो आप लोगों को ये बात भी जाननी जरूरी है कि जब व्यवस्था के लिए बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फूले लड़ रहे थे, जो लोग इस व्यवस्था को नहीं चाहते थे वो उस समय भी बाबा साहब और महात्मा ज्योति के खिलाफ लड़ रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी है, उनका जागरण हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो बाबा साहब के इर्द गिर्द ही बात करूंगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो मुख्य संदेश है वो ये है कि हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। और अगर दोस्त और दुश्मन की पहचान आप पढ़े लिखे होने के बाद भी नहीं करेंगे, आप सक्षम होने के बाद भी नहीं करेंगे, अगर जाकर के दुश्मन की कतार में खड़े हो जाएंगे तो दुश्मन तो अपना काम करेगा, दुश्मन का कसूर नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जब आप पढ़ते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें शिक्षा का अधिकार दिलाया, रोजगार का अधिकार दिलाया, पानी पीने का अधिकार दिलाया, अफसर मंत्री बनने का अधिकार दिलाया, खुल करके बात करने का अधिकार दिलाया, संविधान तुम्हारे लिए लिखा, संविधान इस देश के लिए लिखा, उस देश के लिखे संविधान के अंदर आप लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की, फंडामेंटल राइट्स आप लोगों को दिए, तो ये काम मैं इतनी आसानी से नहीं कर पाया। पता नहीं कितने वक्ताओं की आपने ये बातें सुनी होंगी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इन तमाम चीजों के लिए लड़ना पड़ा। तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब ये काम कर रहे थे तो वो किनके साथ लड़ रहे थे, और जिनके साथ लड़ना पड़ रहा था वो आप लोगों का फायदा नहीं चाहते थे, आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिनके खिलाफ लड़ रहे थे, जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, कहीं तुम उनके साथ तो नहीं खड़े हो? अगर तुम उनके साथ खड़े हो तो वो तुम्हें उस समय भी पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लड़ रहे थे, और अगर आज तुम उनके साथ में खड़े हो तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आप लोगों के बीच में नहीं है, वो बचाने के लिए तुम्हें नहीं आएंगे, तुम्हारा नुकसान निश्चित है, तुम्हें वो वहीं पर लेकर के जाएंगे जहां से तुम आए, और उसी दिशा में जा रहे हो, तुम ढलान में जा रहे हो। और ये पीड़ा हमें रात रात भर आप लोगों को बीच में आने के लिए विवश करती है कि तुम लोग वहीं वापस जा रहे हो। और कौन लेकर के जा रहा है, ये जिम्मेदारी किसकी है? बहुत सारे मंचों पर ये बात होती है, जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब
ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये सामाजिक कार्यक्रम है, या राजनीति की बात मत करना। कतई भी राजनीति की बात नहीं करूंगा, आप लोगों के आदेश को मानूंगा, लेकिन मुझे बताएं वो कौन सी जगह है जहां राजनीति की बात नहीं हो रही है। क्या आप टीवी चलाते हैं तो राजनीति की बात नहीं होती आपके घर में? क्या आप मोबाइल के अंदर स्क्रॉल करते हैं तो राजनीति की बात नहीं होती आपके मोबाइल में? क्या आपके चौक चौराहे के ऊपर 4 आदमी ताश खेलते हैं तो क्या राजनीति की बात नहीं होती है? क्या जब आप सुबह अखबार उठाते हैं तो क्या उसके अंदर राजनीति की बात नहीं होती है? जब आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल के अंदर नहीं पढ़ा पाते हो और जब प्राइवेट में तुम्हें पढ़ाना पड़ता है और जब वहां की फीस बढ़ती है तो क्या तुम्हें सरकार याद नहीं आती है? जब तुम अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाते हो, जब अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलाते हो तो आप लोगों को क्या सरकार याद नहीं आती है? जब आप लोगों को महंगी शिक्षा मिलती है और जब आप लोगों के घर में रोजगार नहीं आता है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बच्चे की नौकरी निकलती रहती है, कैंसिल होती रहती है, पेपर होते हैं, पेपर कैंसिल होते हैं, पेपर लीक होते रहते हैं, बच्चा ओवरेज हो जाता है। तुम अपने बच्चे को पढ़ाते हो सरकारी नौकर बनाने के लिए, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट ही नहीं बचा है, एक एक डिपार्टमेंट को करके बेचा जा रहा है। तो क्या आप लोगों को सरकार और राजनीति याद नहीं आती है? तो ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें आप राजनीति से अछूते हैं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय भी इस देश पे राज करने वाले लोग ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को रोक रहे थे, और आज भी इस देश पर राज करने वाले लोग आप लोगों को पीछे धकेल रहे हैं। इस बात को आप लोगों को कतई नहीं भूलना चाहिए। आप लोगों का जीवन आसान होगा कि नहीं होगा, ये राजनीति तय करती है। आप लोगों को और कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, ये राजनीति तय करती है। एक मजदूर का बेटा अच्छी पढ़ाई लेकर के नौकरी में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सरकार और राजनीति तय करती है। एक मजदूर को बुढ़ापे में अच्छा इलाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको राजनीति और सरकार तय करती है। ये तमाम चीजें राजनीति से जुड़ी हुई है, और हम कहते हैं कि राजनीति की बात मत करना। अभी आर.एस. गौतम जी अपना गाना रख रहे थे। गुरु रविदास जी, संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में, राजनीति की बात करी आज से 650 साल पहले। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा जब तुम्हारी दीवारें नहीं होती थी, पक्की दीवारें नहीं होती थी, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो हम इस देश के शासक बनेंगे। मानवर कांशीराम साहब इस दुनिया से चले गए आप लोगों को इस देश का हुक्मरान बनाते बनाते। तो जिन महापुरुषों का तुम जागरण कर रहे हो वो इस देश और दुनिया के सबसे बड़े राजनेता थे। तो वो व्यक्ति जो कहते हैं कि राजनीति की बात नहीं करना, वो मुझे समझाएं कि वो कौन से पहलू से कहते हैं कि राजनीति ना समझाएं, राजनीति की बात ना करें। लेकिन फिर भी आपके आदेश मानूंगा कि राजनीति की बात नहीं करूंगा। लेकिन आप लोगों के साथ आज आसपास जो वातावरण बना है वो इसी बात की देन है कि आप लोग राजनीति की बात नहीं करना चाहते। तो दोस्त और दुश्मन की पहचान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बता करके गए। तो जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आप लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे थे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों को बता रहे थे कि ये जो आर.एस. गौतम जी अभी गा रहे हैं कि हमारे लोगों का क्या हाल है, अंग्रेजों को बता रहे थे कि हमारे लोगों को ये अधिकार नहीं है, पानी पीने का अधिकार नहीं है, पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं है, रोजगार का अधिकार नहीं है, मान सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है, ये अंग्रेजों को बता रहे थे। और जब अंग्रेजों को बता रहे थे तो अंग्रेजों ने कहा कि हम अंबेडकर की बातों को हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम एक सर्वे कराएंगे। जैसे आजकल आप लोगों का बीपीएल का सर्वे होता है ना, ऐसे अंग्रेज कह रहे हैं कि हम सर्वे कराएंगे कि अंबेडकर की बात सही है कि नहीं। तो सर्वे कराने की जो टीम आई, पढ़े लिखे मेरे टीचर साथी यहां बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, उसको साइमन कमीशन कहा जाता है, जो साइमन के नेतृत्व के अंदर इस देश के अंदर आता है। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बुलावे पे आता है। और साइमन कमीशन जब आप लोगों की गरीबी का सर्वे करने के लिए आते हैं, आप लोगों की दुर्दशा का सर्वे करने के लिए आते हैं, तो इस देश के बड़े बड़े नेता मिस्टर गांधी की अगुवाई के अंदर नारे लगाते हैं गो बैक साइमन कमीशन। क्योंकि वो साइमन कमीशन तुम्हारी दुर्दशा को देखने के लिए आते हैं। तो उनको डर था
उनको डर था कि कहीं अम्बेडकर की बात सच ना हो जाए, कहीं इनको अंग्रेजों को पता ना लग जाए, ये अंग्रेज तुम्हारी हालात में कुछ सुधार ना कर दे, तो साइमन कमीशन के गो बैक के नारे मिस्टर गांधी और उसकी पार्टी के लोग लगाते हैं। अब आप लोग खुद समझ लेना कि वो मिस्टर गांधी कौन सी पार्टी चलाते हैं। मिस्टर गांधी और उसकी पार्टी के लोग गो बैक साइमन कमीशन के नारे लगा रहे हैं, लेकिन धन्य है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, वो अकेले खड़े होकर के वेलकम साइमन कमीशन कह रहे हैं और साइमन कमीशन का स्वागत कर रहे हैं। और जब साइमन कमीशन आता है तो इस देश के अंदर छूत और अछूत जो आज का शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड है, जो अछूत घर से बाहर का काम कर रहा है और छूत जो घर के अंदर का काम कर रहा है, जो अंदर का काम कर रहा है वो बैकवर्ड है, और जो घर के बाहर का काम कर रहा था वो शेड्यूल कास्ट है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल बना करके BC और SC का नाम दिया। कास्टों को इकट्ठा करके शेड्यूल बनाया। तो उन लोगों को चेक करने के लिए, उनकी हालत चेक करने के लिए साइमन कमीशन आया। तो फिर मिस्टर गांधी ने छूत लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को इस बात को कहकर के बहकाया कि अगर तुम साइमन कमीशन के सामने ये कहोगे कि हमारी हालत खराब है, तो तुम्हें तो ये इन अछूतों के बराबर कर देंगे। इस बात का भ्रम फैलाया गया, इस बात को बहकाया गया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात लिखी है कि ये भारत जातियों का देश है और यहां हर इंसान को अपनी जाति से प्रेम है, और यही इस देश का दुर्भाग्य है। इस बात को समझ लेना। और यही एक षड्यंत्र है राज करने वाले ने जो रचा कि ये देश जातियों का देश है, यहां हर इंसान को अपनी जाति से प्रेम है, और यही इस देश का दुर्भाग्य है, और ये उसका षड्यंत्र है जिन्होंने ये बनाया। लेकिन बाबा साहब ने उनको इकट्ठा किया, लेकिन बनाने वाले ने, राज करने वाले ने एक बड़े तबके को, एक बैकवर्ड को, एक छूत को, जो उनके घरों में काम करते थे, उनको बहकाया कि तुम ऐसा मत कहना, नहीं तो तुम उनके बराबर हो जाओगे जो अछूत हैं। और मिस्टर गांधी की पार्टी के लोग विरोध तो कर ही रहे थे, तो बहुत सारा आंकड़ा अंग्रेजों ने जुटाया, और जुटा करके अंग्रेजों ने कहा कि यहां तो बड़ा डिस्प्यूट है, चीजें क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम इसकी रिपोर्ट लंदन के अंदर बनाएंगे, और लंदन के अंदर उस साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है। 1930, 31 और 32 के अंदर गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आप लोगों का पक्ष रखते हैं, तो आप लोगों को यह भी जानना जरूरी है कि मिस्टर गांधी लंदन के अंदर भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो पक्ष रखते हैं उसका विरोध करते हैं। जब उसका विरोध करते हैं तो धन्य है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो इस देश और दुनिया के सबसे पढ़े लिखे विद्वान हैं, वो आप लोगों का पक्ष इतनी मजबूती से रखते हैं कि मिस्टर गांधी वहां पर एरिया रगड़ते रह जाते हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वहां पर जीत हासिल करते हैं। और 1932 के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के अंदर तुम्हारे हालात बदल जाएं, इसको लेकर के वहां पर कॉमनवेल्थ अवार्ड लेकर के आते हैं। कॉमनवेल्थ अवार्ड जिसके अंदर 3 चीजें आप लोगों के लिए बाबा साहब लेकर के आए। अडल्ट फ्रेंचाइज, ये देश का वो नागरिक जो 18 साल का हो जाएगा या 21 साल का पहले होगा, 21 साल का हो जाएगा, वो वोट डालने का अधिकारी होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो। क्योंकि उस बात में भी पक्षपात मिस्टर गांधी और उसकी पार्टी कर रहे थे कि सबको वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसमें भी कुछ धनी, कुछ जातियों के लोग, कुछ जमींदार लोग ही वोट का अधिकार रखेंगे। लेकिन उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अडल्ट फ्रेंचाइज आप लोगों के लिए लेकर के आए। दूसरा, सेपरेट इलेक्टोरेट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लेकर के आए कि तुम्हारे निर्वाचन क्षेत्र अलग रहे, तुम्हें अलग से बसाया जाए, तुम्हारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे जो तुम्हारे ऊपर प्रभाव बनाए, तुम जीतें और तुम ही जीत करके जाएं और अपनी बात करें। और तीसरा, डुअल वोटिंग राइट लेकर के आए, 2 वोटों का अधिकार लेकर के आए। 2 वोटों के अधिकार को कभी आप समझने की कोशिश करना। 2 वोटों के अधिकार में आज हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा है, जिसमें से 17 सीटें रिजर्व है,
तो जो रिजर्व सीट है वहां से 2 एमएलए चुन करके जाने थे। जनरल के साथ भी पक्षपात बाबा साहब नहीं करना चाहते थे। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ड्यूअल वोटिंग राइट का फार्मूला अगर वो गांधी और उसकी पार्टी मान लेती तो आज 117 विधानसभाएं हरियाणा में होती। रिजर्व सीट से 2 एमएलए जीत करके जाते, एक जनरल कैटेगरी का एमएलए जीत करके जाता जिसको शेड्यूल कास्ट भी वोट करता और जनरल कैटेगरी के लोग भी वोट करते, और दूसरा एमएलए सिर्फ रिजर्व का जीत करके जाता जिसको रिजर्व वाले ही वोट करते। इसलिए डूइंग वोटर राइट 2 वोट आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लेकर के देना चाहते हैं। क्योंकि आज जो आप रिजर्व सीट से रिजर्व का एमएलए जिता रहे हो वो उनकी वोटों से जीत करके जा रहा है जो तुम्हारा भला नहीं चाहता है, इसलिए विधानसभा में जाकर के तुम्हारे लिए बोल नहीं रहा है। अगर 2 वोटों का राइट होता तो जनरल का आदमी जनरल की बात वहां पर रखता और शेड्यूल कास्ट का एमएलए जो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट की वोटों से जीत करके जाता तो दूसरों के प्रभाव में नहीं रहता और वो जाकर के तुम्हारी बात रखता तो शायद तुम्हारा भला हो जाता। ऐसा वोटिंग डुअल वोटिंग राइट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लेकर के आए। लेकिन हुआ क्या, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कॉमन अवार्ड लेकर के आते हैं, गांधी वहां पर रेडिया नजर कर रह जाता है, गांधी की वहां कोई सुनने वाला नहीं होता है। लेकिन भारत में आकर के महात्मा गांधी बड़ा शोर शराबा करता है, उसकी पार्टी के लोग, उसका नाम नहीं ले रहा हूं, गांधी की पार्टी के लोग आप लोगों को पीटते हैं, आप लोगों को मारते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और अंग्रेजों की पुलिस गांधी को पकड़ करके पूना की जेल में डाल देती है। और महात्मा गांधी वहां पर पूना की जेल में बैठ करके अनशन करता है और अनशन करता है, कहता है कि कॉमनल अवार्ड इस देश में अगर लागू होगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मतलब कॉमनल अवार्ड बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लेकर के आए कि इस देश से असमानता खत्म हो जाए, इस देश से गैर बराबरी खत्म हो जाए, ये 2,500-3 हजार साल से सताए हुए लोग भी मेन धारा के अंदर आ जाए। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कॉमनल अवार्ड लेकर के आए। लेकिन मिस्टर महात्मा गांधी पूना की जेल में बैठ करके कहता है कि अगर कॉमनल अवार्ड लागू हो गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मतलब इस देश के अंदर अगर असमानता खत्म हो गई, इस देश के अंदर अगर अछूतों को अधिकार मिल गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये मिस्टर महात्मा गांधी जेल से कहते हैं। लेकिन धन्य है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जब जेल से अखबार छपता है और जेल के अखबार की हेडलाइन पे लिखा होता है कि अगर कॉमनल अवार्ड अगर इस देश में लागू हो गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, तो एक स्टेटमेंट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस देश के अंदर कॉमनल अवार्ड लागू नहीं हुआ, इस देश के अंदर अगर मैं समानता को लागू नहीं कर पाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये फर्क है मिस्टर गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। ये पहला वार, ये पहली बात जो आपको दोस्त और दुश्मन के अंदर पहचान कराती है कि अगर कॉमनल अवार्ड इस देश में लागू हो जाता तो आज आप लोगों की तकदीर कुछ और होती। लेकिन गांधी और उसकी पार्टी ने उस कॉमनल अवार्ड के अंदर पूना समझौता कराया, पूना पैक्ट हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ और उस समझौते के अंदर सेपरेट सेटलमेंट चला गया, डूइंग वोटिंग राइट चला गया और सिर्फ आप लोगों को आरक्षण और 1 वोट का अधिकार मिला। वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कभी आरक्षण नहीं मांग रहे थे, वो 2 वोटों का राइट और कॉमनल अवार्ड पूरा मांग रहे थे। लेकिन समझौते में तुम्हें आरक्षण मिला और बैकवर्ड को तो आरक्षण भी नहीं मिला। तो समझने की जरूरत है कि कॉमनल अवार्ड को लागू ना कराने वाले लोग कौन सी पार्टी के थे। बात आगे बढ़ती है, 1932 से बात आगे बढ़ती है। बहुत संघर्ष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर करते हैं। समय समय पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को काम करने के लिए विशेष पार्टी के द्वारा रोका जाता है, क्योंकि उस समय एक ही पार्टी इस देश में थी। लेकिन फिर उसके बाद में संविधान सभा का गठन होता है कि इस देश का लोकतंत्र, इस देश का गणतंत्र बनाया जाएगा, इस देश को और इसका संविधान लिखा जाएगा। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि संविधान सभा के अंदर भी बहुत प्रभावशाली लोग जाते थे। या तो कोई बहुत बड़ा जमींदार होगा, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति होगा, किसी विरासत का राजा होगा, या किसी क्षेत्र से जीत करके वो आदमी जाएगा, वो प्रतिनिधित्व करेगा कुछ लोगों का। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी जीत करके जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मिस्टर महात्मा गांधी और उसकी पार्टी ने जिस क्षेत्र से बाबा साहब जीत करके आए उस क्षेत्र को पाकिस्तान संविधान सभा का मेंबर बना दिया, क्योंकि पाकिस्तान भी उस समय बन रहा था। कोई बात नहीं, मेरी माताएं बहनों को ये समझ में नहीं आएगी। अगर मेरे कुछ साथियों को भी समझ में आ जाएंगी तो वो अपने आप समझ जाएंगी, क्योंकि वो तो आप ही लोगों की बात मानती हैं। लेकिन फिर भी अगर वो बैठ सकती हैं तो वो बैठेगी, क्योंकि मैं उनको कोई लालच की बात बताने के लिए नहीं आया हूं। मैं उनको 5 किलो अनाज फ्री में देने की बात बताने के लिए नहीं आया हूं।
मैं उनको बीपीएल का कार्ड, उनकी पेंशन बनाने के लिए नहीं आया हूं। मैं उनको 200 रुपए की साड़ी का लालच देने के लिए नहीं आया हूं। मैं इनको गरीब बनाने के लिए नहीं आया हूं। मैं इनके वोट को खरीदने के लिए नहीं आया हूं। मैं इनको पसंद आए वो बात करने के लिए नहीं आया हूं। जो बात सही है और जो सच्चाई है और दोस्त और दुश्मन की जो बात पहचान कराए, मैं वो बताने के लिए आया हूं। अगर किसी को अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आगे बढ़ते हैं और जिस क्षेत्र से वो जीत करके आते हैं उस क्षेत्र को महात्मा गांधी की पार्टी वाले पाकिस्तान संविधान सभा का मेंबर बना देते हैं। लेकिन धन्य जैसर और खुरना के चंगाल लोग वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जीत करके भेजते हैं, जिता करके भेजते हैं और बाबा साहब भारत के संविधान सभा के मेंबर बन जाते हैं। वहां पर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लिखते हैं। आप लोगों के लिए एक एक बात लिखते हैं। बीमार रहकर के भी बाबा साहब लिखते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसमें एक एक अधिकार, जिसकी बात अभी हमारे आर एस गौतम जी और राजा राम साहब कर रहे थे, वो तमाम बातें लिखते हैं। और बाबा साहब सपना देखते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 26 नवंबर 1949 को वो संविधान इस देश को सौंपते हैं। इस सुनने की बात है, अगर तुम्हारे शरीर में दिल है तो इस बात को आप लोग कितना महत्व देंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरी मेहनत करके बाबा साहब संविधान लिखते हैं। 26 नवंबर 1949 को इस देश की संसद के अंदर बाबा साहब अपने संविधान को सौंपते हैं और जिस दिन बाबा साहब संविधान सौंप करके आते हैं उस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश होते हैं। बाबा साहब उस दिन विशिल बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, गुनगुनाते हैं। 26 अलीपुरा रोड जहां पर बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, जहां बाबा साहब कई साल तक रहे, वहां पर बाबा साहब बहुत खुश होते हैं। और उनका जो पीए होता है नानक चंद्र रत्तू, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछता है कि बाबा साहब आजाद इतना खुश क्यों हैं? क्योंकि बाबा साहब आप लोगों की हालत देख करके कभी ज्यादा खुश नहीं होते थे, लेकिन उस दिन बड़ा मगन हो रहे थे, गुनगुना रहे थे बाबा साहब। तो जब नानक चंद्र रत्तू पूछते हैं कि बाबा साहब आप आज तक खुश क्यों हैं, तो बाबा साहब जवाब देते हैं कि रत्तू, मेरे महापुरुषों ने एक ही लड़ाई लड़ी है। चाहे वो तथागत गौतम बुद्ध की बात करो, संत रविदास कबीर की बात करो, जितने भी महापुरुषों को आप जानते हो, जितने भी महापुरुषों के फोटो तुम्हारी दीवारों पर चिपके हैं, उन तमाम महापुरुषों ने एक लड़ाई लड़ी, असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी, असमानता के खिलाफ। और बाबा साहब कहते हैं कि मैंने आज अपनी कलम से उस असमानता को खत्म कर दिया है, मैंने अपने महापुरुषों को जीत दिला दी। और ऐसे ही नहीं, मैंने लिख करके उस असमानता को खत्म कर दिया है। मैंने देश के संविधान में समानता लिखी है। अब वो गरीब आदमी, वो दुखी आदमी, वो पीड़ित आदमी, वो शूद्र आदमी आज अपनी मर्जी से जो मर्जी कर पाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, जैसे अभी राजा राम साहब अपने गायन में कह रहे हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये बात करीब करीब 5 बजे की है जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुश हो रहे थे। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दवाई और खाने का समय हुआ करीब 8:30 बजे, तो नानक चंद्र रत्तू बाबा साहब अम्बेडकर का खाना लेकर के बाबा साहब के कमरे में जाते हैं। बाबा साहब अपने कमरे में रेस्ट चेयर के ऊपर आराम से बैठे होते हैं। नानक चंद्र रत्तू कमरे में जाते हैं, बाबा साहब की लाइट ऑन करते हैं और जब लाइट ऑन होती है तो रत्तू देखता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रो रहे हैं। उनकी आंख से आंसू आ रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रो रहे हैं। और रत्तू देख करके लाइट जलती है, बाबा साहब की आंख खुलती है और रत्तू पूछते हैं, बाबा साहब आप रो रहे हैं? अभी 5 बजे तो आप हंस रहे थे, 5 बजे तो आप मग्न हो रहे थे, गुनगुना रहे थे, सीटी बजा रहे थे। अभी 3.5 घंटे में क्या हो गया? आप तो कह रहे थे कि मैंने समानता को खत्म कर दिया, अब ऐसा क्या हो गया? आप क्यों रो रहे हैं? और ये बात इसलिए भी रत्तू ने पूछी क्योंकि भले ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी हंसे ना हो, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी रोए भी नहीं। 35 साल की अल्प आयु के अंदर माता रमाबाई उनके सामने से चलेगी, बाबा साहब नहीं रोए। एक एक करके 4 बच्चे बाबा साहब ने कुर्बान कर दिए, बाबा साहब नहीं रोए, अपना काम करते रहे। लेकिन आज बाबा साहब आप क्यों रो रहे हैं? तो आप सुनना मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उत्तर दिया कि रत्तू, मैंने संविधान के अंदर असमानता को खत्म कर दिया है, लेकिन मुझे दुख है कि जिनके हाथ में मैं संविधान सौंप करके आया हूं, जिन गांधी की पार्टी के लोगों के हाथ में, जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में, जिस राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के हाथ में मैं संविधान को सौंप करके आया हूं, उस पार्टी का जन्मदाता तो असमानता को खत्म होते देख अपने प्राणों की आहुति देने की बात करता है 1932 में। तो ये लोग कभी भी इस संविधान को लागू नहीं करेंगे। ये लोग कभी भी
असमानता को लागू नहीं करेंगे, ये लोग कभी भी असमानता को खत्म नहीं होने देंगे। मुझे डर है कि वो तो असमानता को खत्म नहीं करेंगे, लेकिन मेरे लोग तब उनके हाथ से इस संविधान को लेंगे और इसमें लिखी हुई समानता को लागू करेंगे। इस बात को जान करके मैं दुखी हूं। तो मैं हर सभा के अंदर इस बात को बताता हूं। मैं उस हर अम्बेडकरवादी से ये सवाल करता हूं, क्या वो संविधान गैरों के हाथ से आ गया? क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पीड़ा का बदला आप लोगों ने ले लिया? क्या वो संविधान में लिखी हुई समानता आप लोगों के लिए लागू हो गई? अभी मेरा साथी वक्ता कह रहा था कि एक दौर था जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे और आज हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। उस संविधान में लिखी हुई तमाम बातें खत्म की जा रही हैं और आप लोग ही बताते हैं कि उस संविधान को भी खत्म होते अब और वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान में आप लोग आरक्षण आरक्षण चिल्लाते हैं। अभी आर.एस. गौतम जी कह रहे थे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, पता नहीं क्या क्या बन गए, लेकिन ये शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग जो भी बने हैं वो बाबा साहब के आरक्षण से बने हैं। लेकिन आरक्षण उस संविधान के अंदर दो चीजें तुम्हारे लिए है, एक लोकतंत्र और एक आरक्षण। क्योंकि लोकतंत्र जो मनुस्मृति से बाहर आप लोगों को लेकर के आया, जिसमें हर तरह का राइट आप लोगों को मिला, फंडामेंटल राइट, वो लोकतंत्र और वो आरक्षण। जिस राजनीति की बात आप ना करने की बात करते हो, वो राजनीति आज लोकतंत्र और आरक्षण को खत्म कर रही है। और जब आपके संविधान से आप लोगों के लिए आरक्षण और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, जो उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है, तो फिर आप कैसे अम्बेडकरवादी हो भाई? फिर तुम कैसे अम्बेडकरवादी हो? जब लोकतंत्र और आरक्षण खत्म हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी नौकरियों को तरस जाएगी, ये पढ़ाई इतनी महंगी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे अनपढ़ कहलाएंगे। क्योंकि पहली क्लास में जब तुम दाखिला कराते हो तो 9वीं तक फेल पास ना करने का प्रोग्राम इन सरकारों ने चला दिया है। 10वीं में उनको नाम भी नहीं लिखना आएगा, BA में की तो बात छोड़ दो, वो नौकरी मांगने के लायक नहीं रहेंगे, तुम लगाओगे कहां? तो लोकतंत्र और आरक्षण जब खत्म हो जाएगा, शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी, तो फिर वो बाबा साहब का आरक्षण तुम्हारे लिए एक किताब रह जाएगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पीड़ा आज भी जिंदा है। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुझे महिलाएं बैठी हैं। जब मैं देश का कानून मंत्री बना तो मैंने हिंदू कोड बिल लागू करने का प्रयास किया। इन महिलाओं को पैर की जुत्ती से हटा करके इस देश के अंदर बराबरी के अधिकार की जब लड़ाई लड़ी, तो मिस्टर महात्मा गांधी की पार्टी ने उस हिंदू कोड बिल को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और मुझे 1 महीने के बाद ही उस कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। कॉमनवेल्थ अवार्ड लागू नहीं होने दिया, कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, संविधान लागू नहीं करेंगे। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद देश का संविधान लिख करके, जिस प्रक्रिया से बाबा साहब की प्रक्रिया से जब चुनाव होने लगे, बाबा साहब ने खुद उस संविधान को चलाने के लिए जब लोकसभा में जाने का प्रयास किया, तो 1950 के अंदर संविधान लागू होता है और देश का पहला चुनाव 1952 में होता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मिस्टर महात्मा गांधी की पार्टी के लोग हरा देते हैं ना। 1952 में हरा देते हैं, 1954 में हरा देते हैं। बाबा साहब को जीते थी संविधान को चलाने का अधिकार, ये लोग षड्यंत्र करके छीन लेते हैं। तो कितने एग्जाम्पल गिनवाऊं कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हारा भला करने का प्रयास कर रहे थे, तो मिस्टर महात्मा गांधी की पार्टी के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को काम नहीं करने दिया। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मिस्टर महात्मा गांधी की पार्टी के चमनली के मेंबर मत बनना, क्योंकि उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए काम नहीं करना। तो बाबा चिल्लाते हो, बाबा चिल्लाते हो, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिनको तुम्हारा दुश्मन बताकर गए हैं, उसके पाले में खड़े। और अगर अन्य पार्टियों की बात करूं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जहां मना करके गए हैं, उससे खतरनाक तो वो लोग हैं जो आज राज कर रहे हैं। और हम किस काम में लगे हैं कि पहले हमने महात्मा गांधी की पार्टी का राज यहां से खत्म कर दिया, आज से 10 साल पहले। और अब जब ये पार्टी जो राज कर रही है, जब ये हमें सता रही है, तो अब हमें कौन अच्छे लग रहे हैं? हमें फिर वही अच्छे लग रहे हैं, पहले वाले। फिर हमें वही पहले वाले अच्छे लग रहे हैं। तो कभी हम पहले वालों के पास चले जाते हैं, फिर वो लात मारते हैं तो हम दूसरों के पास आ जाते हैं, फिर दूसरा भी हमें वैसा ही मिलता है। तो बरेनोई के छोटे भाई बहन जो इन्हीं पार्टियों से निकली हुई पार्टियां हैं, हम उनके पास चले जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यहां बताने के लिए आया हूं कि आपकी जिंदगी आसान होगी या कठिन होगी, आपके बच्चे अच्छा पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, आपके बच्चों को रोजगार सरकारी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब सरकार तय करती है, राजनीति तय करती है।
और आप लोगों के लिए अब ये होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जितनी भी पार्टियां काम कर रही है वो सब अमीरों की पार्टियां हैं, सब अमीरों की पार्टियां हैं। आप किसी भी पार्टी को उठा करके देख लो, क्यों अमीरों की पार्टियां है? क्योंकि मैं हर बात कारण बता करके करता हूं, उसका उदाहरण दे करके करता हूं। सारी की सारी पार्टियां अमीरों की है। क्यों अमीरों की है? क्योंकि उन पार्टियों को चलाने वाले लोग अमीर हैं। किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखो, किसी भी पार्टी के सुप्रीमो को देखो, वो करोड़पति, अरबपति है, उद्योगपति है। उसके दरवाजे तुम्हारे लिए खुले नहीं है, उसको तुम अपनी बात नहीं सुना सकते। उसका बहुत बड़ा महकमा है, वो बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, क्योंकि इन पार्टियों को चलाने वाले लोग अमीर हैं। और तो और इन पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले लोग अमीर होते हैं। इन पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले लोग भी अमीर होते हैं। जब कोई आदमी इन पार्टियों के अंदर टिकट मांगने के लिए जाता है तो वो जो उसका सुप्रीमो है उसका इंटरव्यू लेता है तो उसमें दो बात पूछता है। वो कहता है कि बता तेरे पास कितना पैसा है, पार्टी में जमा कराने के लिए कितना पैसा है, नंबर 1। दूसरी बात, और वो भी करोड़ों में होता है। दूसरी बात, वो कहता है ठीक है ये तो पार्टी फंड में जमा हो गया, अब बता तेरे पास गरीबों का वोट खरीदने के लिए कितना पैसा है। तो गरीबों की वोट खरीदने के लिए जो पानी की तरह पैसा बहा सके वो उनके उम्मीदवार होते हैं। तो पार्टियों को चलाने वाले लोग अमीर, उन पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले लोग अमीर होते हैं। और तो और उन पार्टियों के तो वोट मांगने वाले लोग भी अमीर होते हैं, चाहे वो तुम्हारे ही समाज के हो। गरीब आदमी को तो वोट मांगने के लिए भी नहीं लगाते, गरीब आदमी तो इन अमीर पार्टियों में सिर्फ वोट डालने का काम करते हैं। वोट डालने का काम तुम लोग करते हो। और असली बात तो तब शुरू होती है जब तुम्हारे डाले हुए वोट से इस हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 अमीर एमएलए जीत करके उस विधानसभा चंडीगढ़ में जाते हैं और वो 90 अमीर एमएलए तुम्हारे बीच में नहीं आते हैं। क्यों? वो ये कहते हैं कि अगर हम इनके बीच में जाएंगे, हम इनके बीच में जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या डिमांड करेंगे, कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, इसलिए इनके बीच में जाना बंद करो। वहां चंडीगढ़ के अंदर बैठ करके इनकी तकलीफ बढ़ाओ, इनकी तकलीफ बढ़ाओ। वो 90 एमएलए योजना बनाते हैं कि जिन गरीब लोगों ने तुम्हें वोट दिया है वो और ज्यादा कैसे गरीब हो, क्योंकि जब तुम गरीब रहोगे तो तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, वो तुम्हारे लिए हालात पैदा करेंगे। और जैसे 5 साल वो तुम्हारे हालात पैदा करेंगे, उन्हीं हालातों के मुताबिक वो भाषण बनाएंगे। और जब तुम्हारे हालात खराब करके उसके मुताबिक बनाए हुए भाषण जब वो तुम्हारे बीच में देंगे तो तुम उन भाषणों के अंदर फंस जाओगे। जैसे प्रत्येक महिला को 1000 रुपया दे देंगे, प्रत्येक महिला को 1100 रुपया, 1500 रुपया दे देंगे, दरिया और बढ़ा देंगे सरकारी स्कूलों में, तुम्हारे बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाने के लिए पैसा दे देंगे, तुम्हें 100 गज का प्लाट दे देंगे, तुम्हें बीपीएल बना देंगे, बीपीएल का दायरा बढ़ा देंगे, तुम 5 किलो अनाज को 10 किलो अनाज कर देंगे, तुम्हारी पेंशन बुढ़ापा बढ़ा देंगे। जितनी भी स्कीमें हैं, अगर इनसे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए तो मुझे बता देना। जितनी भी स्कीमें हैं उनसे तुम जिंदा तो रह सकते हो लेकिन तुम्हारी गरीबी दूर नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं कि इनको गरीब रखो और जिंदा रखो। जब ये गरीब रहेंगे और जिंदा रहेंगे तो हमारे भाषण के अंदर ये फंसेंगे और हमारा इनका कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। ये गरीब के गरीब रहेंगे और हम अमीर के अमीर रहेंगे। और जब हम अमीर रहेंगे तो ये हमें वोट करते रहेंगे और हम राजा बने रहेंगे और ये भंट बने रहेंगे। तो आज की जो राजनीति है वो गरीब जनता अमीर नेता, गरीब जनता अमीर नेता, गरीब जनता अमीर नेता के बीच में सेट हो गई है। और तुम दिन प्रतिदिन गरीब बनते जा रहे हो। इसलिए इस देश का 80% आदमी आज बीपीएल में है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये इन पार्टियों की सच्चाई है। अब अगर तुम ये जानते हो तो ये इन पार्टियों के नेताओं का कसूर नहीं मानता मैं। वो तो ठीक है भाई, वो तो अपने एजेंडे में काम कर रहे हैं। जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए किसी मोहल्ले में कुत्ता पागल हो जाता है, तो अगर कुत्ता पागल हो जाता है और अगर मैं उस कुत्ते के पास जाता हूं, मैं जाता हूं और अगर वो मुझे काट लेता है तो कुत्ते का कसूर है कि मेरा कसूर है? बताना भाई। अरे मेरा कसूर है। जब कुत्ता पागल है तो मैं उसके पास क्यों जा रहा हूं? अगर मैं उससे बच के निकलूंगा, अगर मैं उससे बच के निकलूंगा तो मुझे क्यों खाएगा? तो ठीक उसी तरह जब अमीर पार्टी का अमीर नेता तुम्हें गरीब बनाने की प्लानिंग से काम कर रहा है तो उसकी प्लानिंग है और वो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ठीक कर रहा है, तो फिर इंतजाम तो तुम्हें करना है कि मुझे उसके पास जाना है कि नहीं जाना है। तो मैं बड़े खुले शब्दों में कहता हूं कि जब एक गरीब आदमी अमीर पार्टी के अमीर नेता को वोट करता है,
जब जब एक गरीब आदमी अमीर पार्टी के अमीर नेता का पिछलग्गू बनता है तो समझो वो अपनी आने वाली पीढ़ी को गरीब बनाने के फार्म खुद भरता है। कसूर तुम्हारा है, कसूर अमीर पार्टी के अमीर नेता का नहीं। तो इसलिए हमने कहा कि जब गरीब आदमी और अमीर पार्टी, गरीब आदमी और सारे अमीर नेता, तो फिर गरीब आदमी कहां जाए भाई? फिर गरीब आदमी कहां जाए? फिर एक गरीब आदमी वोट किसको करेगा? तो फिर एक बड़ा डिसीजन हमने लिया, क्योंकि हम उसके लायक नहीं हैं, क्योंकि बहुत महंगी राजनीति कर दी है, बहुत लालच की राजनीति कर दी है। जब भी कोई राजनीति बात होती है तो एक वोटर, एक आम आदमी भी ये कहता है कि सामने वाला कौन है भाई, इसकी क्या औकात है, कहां का रहने वाला है, किस जाति का है, किस जाति का है, इसके पास पैसा है कि नहीं है। बहुत सारी औकात वो चेक करता है और तब जाकर के वो कहीं पे जाकर के तुम्हारे साथ खड़ा होता है। तो हर बात के ऊपर आकलन करने के बाद भी हमने कहा कि कोई बात नहीं, कठिन तो डगर है, क्योंकि हम तो कठिन डगर चल करके ही आए हैं। हमारी जिंदगी कभी आसान नहीं रही, तुम्हारी जिंदगी कभी आसान नहीं रही। तो हमने कहा कि आसान काम तो कोई भी कर लेता है, आसान काम तो इस दुनिया में कोई भी कर लेता है, किसी को ये कठिन काम भी करना चाहिए। तो हमने कहा कि इस प्रदेश के अंदर गरीब ज्यादा हैं और हम एक गरीबों की पार्टी बनाएंगे, हम एक कमेरों की पार्टी बनाएंगे, जिसमें कमेरा और गरीब जुड़ेगा और जिनकी संख्या ज्यादा होती है वो इस लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं। तो हम जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, समझाएंगे और गरीबों को इकट्ठा करेंगे। और जब गरीब इकट्ठा हो जाएगा तो फिर वो कमेरों की पार्टी इस हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम करेगी। इस लक्ष्य से हम चल रहे हैं। अभी कहा ना कि संगठन तो बहुत बड़े हैं, संगठनों का वोट नहीं पड़ता, करने दो उन संगठनों को अपना काम, जागृति लाने दो महापुरुषों की, वो करे बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फुले की शिक्षा का प्रचार प्रसार। लेकिन हम लगे हैं कि जब से यह हरियाणा बना है, इस हरियाणा के अंदर एक भी अंबेडकरवादी एमएलए उस चंडीगढ़ विधानसभा में नहीं गया। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये गली शनी राजनीति खत्म हो, इस परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी भी इस हरियाणा की चंडीगढ़ विधानसभा में जाए, तो अगर आप ये लोग चाहते हो तो हम तैयार हैं। अगर आप तैयार है तो हाथ खड़ा करो। क्या ये मंशा रखना सही है कि नहीं है? क्या ऐसा एजेंडा रखना सही है कि नहीं है कि अंबेडकर का बेटा विधानसभा जाए, एक अंबेडकरवादी एमएलए चुन करके एमएलए जाए, वो विधानसभा में जाकर के अंबेडकर के संविधान पे बात करे, वो विधानसभा में जाकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कैसा समाज बनाना चाहते थे, कैसी शिक्षा, कैसा रोजगार बनाना चाहते थे, वो वहां विधानसभा में जाकर के चिल्लाए। क्या ये बात करनी सही है कि नहीं है? अगर ये बात करनी सही है तो ये बात फिर सबको करनी पड़ेगी, मेरे अकेले से करने से नहीं होगा। मैं कोई बहुत बड़ा महान आदमी नहीं हूं, मेरे बाप दादा कभी एमएलए नहीं रहे, वो बहुत बड़े कोई जमींदार जागीरदार नहीं रहे। मैं तुम्हारे ही माँ बाप की जैसा भी बच्चा हूं, पढ़ाई लिखाई करी, जुनून से करी, बाबा साहब के अनुकंपा से अच्छी नौकरी मिली, लेकिन नौकरी में चैन नहीं है। चैन क्यों नहीं है? क्योंकि नौकरी के अंदर व्यक्तिगत विकास तो है, उस नौकरी के अंदर अपने बच्चों का पेट तो पाल सकता हूं, लेकिन अगर बाबा साहब जब याद आते हैं तो फिर बाबा साहब का बेटा विधानसभा जाना चाहिए, ताकि जहां मैं चला गया वहां सबके बच्चे जाएं। इस पीड़ा को लेकर के हम घूम रहे हैं और ये बात मैं आप लोगों को समझाने के लिए आया हूं। तो ये गरीब और कमेरों की जो पार्टी है, वो हर गरीब को जिस घर में रोजगार नहीं है उस घर के अंदर 50,000 रुपए का रोजगार देना चाहती है। तो जिसको 50,000 रुपए का सरकारी रोजगार चाहिए, कोई पार्टी नहीं बताएगी, कोई पार्टी नहीं बताएगी, बस ये कहेगी रोजगार दे देंगे, रोजगार दे देंगे। अरे जब रोजगार दे दोगे तो फिर ये फ्री 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 क्यों चिल्ला रहे हो? अगर रोजगार दे दोगे तो रोजगार दे दो, फ्री में देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो फ्री में देने की बात करता है तो पक्का है कि वो रोजगार नहीं देगा। और ये बात समझ लेना कि जब तुम्हें कोई फ्री में देने की बात करेगा तो तुम्हें वो लाचार और कमजोर बनाने की बात करेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक परिवार के अंदर जिस घर में रोजगार नहीं है उसमें 50,000 रुपए का सरकारी रोजगार भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी देगी। इस बात का प्रचार हम करके पूरी। शिक्षा को सरकार के दायरे में लाया जाएगा, अस्पतालों को सरकार के दायरे में लाया जाएगा, 55 साल की उम्र की पेंशन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी बनाएगी, क्योंकि गरीब का माँ बाप तो 55 का ही बूढ़ा हो जाता है, हो सकता है कि वो लोग 70 के भी बूढ़े ना हो। 10,000 रुपए दंपत्ति को पेंशन देने की बात करती है भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी। हर सरकारी संस्था को निजी हाथों से वापिस लेकर के उसको मजबूत करके सरकार उसको खुद चलाएगी, ऐसी नीति बनाने का काम करेगी।
नशे पर जड़ से लगाम लगाने का काम करेंगे। कई बार मुझसे साथी लोग पूछते हैं नशे पे कैसे लगाम बनाओगे। मैंने कहा जब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनेगी तो एक दारू की बोतल 5,000 रुपए की मिलेगी। किसी में हिम्मत हो तो खरीद करके पी ले, किसी में हिम्मत है तो खरीद करके पी ले, और जिसमें हिम्मत है वो पिएगा भाई। क्योंकि शाहरुख खान के बेटे ने गारमेंट्स का बिजनेस किया, जिसने नहीं पता वो गूगल पे डाल लेना। शाहरुख खान के बेटे ने गारमेंट्स का काम शुरू किया, 2 लाख रुपए की जींस बनाई और 35,000 रुपए की टी शर्ट बनाई, और देखते देखते सारी बिक गई। क्योंकि 2 लाख की जींस खरीदने वाले लोग इस देश और प्रदेश में हैं। तो जब 5,000 की होगी तो 5,000 की पीने वाले मिलेंगे, लेकिन वो पिएंगे तो सरकार का रेवेन्यू भी कम नहीं होगा। लेकिन मेरे ये भाई जो 50-50 रुपए का पौवा पीते घूमते हैं कहीं नजर नहीं आएंगे। नशे के ऊपर लगाम लगाई जाएगी। अन्याय और अत्याचार को जड़ से खत्म करने के लिए कानून व्यवस्था को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से चलाया जाएगा। और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर 100 गज का क्यों, जिसकी कलम और नीयत सही होती है फिर वो 200 गज के 150 गज के प्लॉट के साथ मकान बना करके भी देंगे। क्योंकि हमारा मकसद गरीब को गरीब बनाना नहीं है, उस कमेरे को गरीबी से बाहर निकाल करके उसको खुशहाली देने का है। और ये बात हो सकती है। आज बड़ा मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, आज जिनकी सरकार चल रही है वो तुम्हें सता रहा है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, आज अगर कांग्रेस कितनी भी मजबूत हो सकती है, आज आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास चले जाओ और जाकर के कहो, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास चले जाओ, उसके किसी लोकल नेता के पास चले जाओ और जाकर के कहो कि हमारी ये मांग पूरी कर दो। वो क्या कहेगा? सरकार बनाओ, वारे नारे कर दूंगा। मतलब आज तो नहीं करेगा ना, वो आज तो नहीं बनाएगा, कोई धर्मशाला नहीं बनाएगा, कोई स्कूल नहीं बनाएगा, आज पुरानी पेंशन भी बहाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास सरकार नहीं है। 10 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहा, इतने सालों तक सरकार बनी, लेकिन तुम जाओगे तो कहेगा सरकार बनाओ काम कर देंगे। कांग्रेस कहेगी सरकार बनाओ काम कर देगी। तुम चौटाला साहब के पास चले जाओ, 5 बार का मुख्यमंत्री है, जाकर के अपनी डिमांड दे दो। जब डिमांड दोगे तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल सही तुम्हारी डिमांड है, सरकार बनाओ, वारे नारे कर दूंगा। कहेगा कि नहीं कहेगा? मान तो नहीं सकता, क्योंकि आज सरकार नहीं है। केजरीवाल के पास चले जाओ, केजरीवाल भी यही कहेगा सरकार बनाओ, तुम्हारे काम कर दूंगा। और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी भी ये कह रही है कि सरकार बनाओ, हम काम कर देंगे। इसका मतलब आज चारों पार्टियां एक ही लाइन में खड़ी है। आज कांग्रेस बिना सरकार तुम्हारा काम नहीं कर सकती, आज चौटाला बिना सरकार तुम्हारा काम नहीं कर सकता, आज केजरीवाल बिना सरकार तुम्हारा काम नहीं कर सकता, आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी भी बिना सरकार तुम्हारा काम नहीं कर सकती। लेकिन जिसकी सरकार बनेगी वो काम करेगा। लेकिन मैं ये बताने के लिए आया हूं कि अगर बीजेपी चौटाला और केजरीवाल की सरकार बनाते हो तो उनकी तो पहले ही बना ली, केजरीवाल की तो प्रदेशों में चल रही है। बिजली पानी, नौकरी नहीं है, फ्री तो सबसे मोदी से भी ज्यादा दे दूंगा। तो जिनकी पहले बना ली तो उन्होंने जो पहले किया वही करेंगे, क्योंकि सारे एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो क्या कह रहे हैं वो करेंगे, वो फ्री का लालच दे रहे हैं वो करेंगे, लेकिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जो कह रही है वो करेगी। तो कौन ठीक कह रहा है उसकी तरफ अगर आप लोग चलोगे तो डेफिनेटली जिनकी तुम जाओगे उनकी सरकार बनेगी। तो बनाओ गरीब कमेरों की सरकार, भगाओ इन लुटेरे नेताओं को, भगाओ इन लुटेरी पार्टियों को। इस बात को लेकर के हम दिन और रात 24 घंटे लगे। समय तो हमारे पास भी उतना ही, व्यवस्था तो हमारे पास भी उतनी है। तो क्या आप चाहते हो कि ऐसा हो? अगर ऐसा हो तो फिर हर आदमी को काम करना होगा। मौसम खराब है, सुबह 10 बजे का कार्यक्रम नारनौल में लगा है। आज रोहतक से चले, हिसार गए, नहासी गए, फिर हिसार गए, फिर तोशाम, और अब आप लोगों के बीच में हैं। अभी रेवाड़ी पहुंचेंगे, रेवाड़ी के बाद सुबह नारनौल पहुंचेंगे, नारनौल के बाद 3 बजे सोहना पहुंचेंगे, सोहना से सीधा रोहतक में जाकर स्टे करेंगे। फिर पूरी टीम जाकर के अम्बाला बराड़ा के अंदर मीटिंग रखी है, 19 तारीख को बराड़ा के अंदर मीटिंग करेंगे। रात को चंडीगढ़ में जाकर के कर्मचारियों से सभा करेंगे। रात को 19 तारीख को चंडीगढ़ रुकेंगे। 20 तारीख को वापसी के अंदर कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत होते हुए फिर दोबारा रोहतक और अध्यक्ष रेवाड़ी जाएंगे। 21 तारीख को फिर अलग अलग जगह मीटिंग है। 22 तारीख को फिर झज्जर के अंदर बड़ा प्रोग्राम है। 23 तारीख को फिर हिसार के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम है। 24 तारीख को छोटी छोटी मीटिंग और है। 25 तारीख को फिर महेंद्रगढ़ के अंदर मीटिंग है। एक दिन का भी और 1 घंटे का भी समय नहीं है। रोज पसीनों के अंदर नहाते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि आज तो एक सच्ची बात किसी को बता करके आए हैं। 50 लोगों ने सुनी हो तो 5 लोग उसके ऊपर जरूर अमल करेंगे और परिवर्तन आएगा।
निश्चित तौर पर आएगा। आने वाली सरकार गरीब कमेरों की होगी। तो इस बात को लेकर के आप लोग यहाँ मेरी बात सुनी, मेरी बात को आपने सहमति दी, मैं सर झुका करके आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। अगर मेरी एक भी गलत बात नहीं हो, हाँ, नीरज जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आप काम कैसे कर सकते हैं। हर आदमी के पास में अपने पॉइंट्स हैं। एक आदमी, चाहे वो पीछे मेरी माँ बैठी है, चाहे इधर मंच पे मेरा भाई बैठा है, हर आदमी के पास 10, 15, 20 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर उसकी बात मानी जा सकती है। तुम्हारी ससुराल में तुम्हारी बात मानी जा सकती है। जैसे अभी गौतम जी ने कहा ना कि मेरा साधु आया, हमारे मनी राम जी आए हैं भाई साहब, आपकी ससुराल में आपकी बात मानी जा सकती है। आपकी बुआ के बच्चे आपकी बात मान सकते हैं। आपके मामा का बच्चा आपकी बात मान सकता है। आपका साधु आपकी बात मान सकता है। आपकी पत्नी की बुआ के घर में आपकी बात मानी जा सकती है। आपकी पत्नी के मामा के घर में आपकी बात मानी जा सकती है। आपके चाचा की बेटी, आपकी बहन की ससुराल में आपकी बात मानी जा सकती है। हर आदमी के पास 10, 15, 20 पॉइंट होते हैं जहां उसकी बात मानी जा सकती है। ये वो पॉइंट हैं जहां पर हम सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हैं, जहां पर हम भात सूचक के न्योते निभाते हैं। तो जाकर के अपने रिश्तेदार को बताओ कि भात सूचक काज से समस्या का समाधान नहीं होता। हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारी जिम्मेदारी है भात सूचक काज करना, हमारी जिम्मेदारी है सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना। लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता। भात भरने से बच्चे की फीस कम नहीं होती, सूचक भरने से रोजगार नहीं मिलता, काज में जाने से जिस आदमी की काज में जाते वो जिंदा नहीं होता। ये सामाजिक जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन अपने रिश्तेदारों को समझाओ कि जितने चाव से हम सामाजिक जिम्मेदारियां निभाते हैं, अगर उतने चाव से या उसे आधे चाव से अगर राजनीतिक जिम्मेदारी निभा लें तो फिर ये राजनीतिक कलम हमारे हाथ में आ सकती है और हम इस गरीब कमेरे की किस्मत को लिख सकते हैं। तो करो, वहां तो करो कम से कम जहां तुम्हारी बात मानी जा सकती है। तुम वहां कम से कम धक्के मत खाओ जहां तुम्हारी बात नहीं मानी जा सकती है। और हर इंसान के पास 15-20 पॉइंट है। तो लगो आज से कि गरीब कमेरों की भी पार्टी बन गई है जो पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं है, यहाँ सब तुम्हारे बराबर के लोग हैं। और मैं तो अपने बड़े बुजुर्गों को कहता हूँ, मुझे फोन आते हैं पूरे हरियाणा से, मेरा बाबा कहता है कि डॉक्टर साहब बेटी शानी हो गई, रिश्ता बताइयो। मेरा बाबा कहता है बेटा डॉक्टर साहब बेटा शाना हो गया, रिश्ता बताइयो। जब वो रिश्ता पूछता है तो एक बार और कहता है डॉक्टर साहब रिश्ता तो बताइयो, लेकिन लेवल का बताइयो, लेवल का ना ज्यादा अमीर हो और ना ज्यादा गरीब हो, और देखिए पढ़ाई लिखाई में भी बराबर का होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जब तुम अपने बच्चों के रिश्ते लेवल देख करके करते हो, जो बच्चे तुम्हें अपनी जान से प्यारे हैं, अरे उनके रिश्ते जब तुम बराबरी देख करके करते हो तो तुम राजनीति गैर बराबरी की क्यों करते हो? तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि तुम राजनीति गैर बराबरी की करते हो। जो 15-15 गाड़ियां लेकर के आता है, जो झूठ बोलता है, जिसके दादा ने तुम्हारा भला नहीं किया, जिसके बाप ने तुम्हारा भला नहीं किया, जिसने तुम्हारा भला नहीं किया, उसकी चकाचौंध में उसकी गाड़ी के अंदर बैठ करके तुम कौड़ियां खा के उसको माला पहनाते हो। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जैसे तुम अपने बच्चों के रिश्ते गैर बराबरी में नहीं करते, तो ऐसे ही इस गैर बराबरी की राजनीति को छोड़ दो। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई तुम्हारी बराबरी की पार्टी और तुम्हारे बराबरी का काम लेकर के आए हैं, उसके अंदर अपना आशीर्वाद और सहयोग दे दो। तुम्हारी तकदीर 2024 में ना बदल दे तो हमारा नाम बदल देना। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्त और दुश्मन का पहचान करो और अपने बच्चों को आशीर्वाद दो। इस बाला बहन जी को अपना आशीर्वाद दो, डॉक्टर सिंगला को अपना आशीर्वाद दो, इस क्षेत्र में जो काम कर रहा है गरीब कमेरा के लिए उसको अपना आशीर्वाद दो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, मैंने ज्यादा समय ले लिया, लेकिन क्या करूं जब जैसे अभी गौतम जी कह रहे थे कि हमारे जाने का किराया पूरा हो जाएगा। मेरी चलने की हालत नहीं है, औकात नहीं है, लेकिन फिर भी कहां घूम करके आप लोगों के बीच में आते हैं तो ऐसा लगता है कि जो कुछ है वो सब तुम्हारे सामने निकाल करके रख दे अपने दिल की बात, चाहे समय कितना भी लगे। तो ये पीड़ा है, इसको मिलजुल करके लड़ेंगे। लालच बुरी बला होती है, तुम ही कहते हो। तो जो स्वाभिमानी हैं, जो हिम्मत वाले हैं, जो सही में परिवर्तन करना चाहते हैं, वो आए और कमेरों की पार्टी में अपनी हिस्सेदारी ले, अपने पद लें और जिम्मेदारी लें और काम करें और ये परिवर्तन के अंदर अपना हिस्सा बने और इन महापुरुषों की जो समानता का जो मिशन है उसको पूरा करें। नहीं तो आप लोगों के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं ये संदेश दे करके मैं आप लोगों से रजा लेता हूं। अगर आवेश में मुझसे कोई गलत शब्द निकल गया हो, किसी के मान सम्मान पे कोई ठेस पहुंची हो, तो मैं सर झुका करके उससे माफी भी मांगता हूं और हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि इस समय बहुत कम है,
समय बहुत कम है। हो सकता है कि 23 के एंड में लोकसभा हो जाए, हो सकता है कि ये लोग कुछ भी षड्यंत्र रचे, तो समय कम है। अगर बात सही है तो बात सही बात का समर्थन होता है। आओ मिल करके इस परिवर्तन की लड़ाई लड़ें और 2024 के अंदर गरीब कमेरों की सरकार बनाएं। आप सबको जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर कांचीराम साहब, नमो बुद्धाय। और आयोजकों को मेरा फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथियों ने सहयोग किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आर.एस. गौतम जी, बहन बालाजी, मैं इनको सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। मेरे पढ़े लिखे भाई बहन, मेरी माताओं को मैं सैल्यूट करता हूं, जो इस बारिश में, इस गर्मी में अपने रात को यहाँ जाग करके, हम बहुत छोटे से व्यक्ति की बात सुनने के लिए आए हैं। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, क्योंकि बड़े नेता को तो कोई भी सुनने के लिए आ जाएगा, बड़े नेता को तो कोई भी चाय पिलाएगा, बड़े नेता के साथ तो कोई भी फोटो खिंचवाएगा, बड़े नेता को तो कोई भी माला पहनाएगा। मैं बड़ा नहीं हूं, मैं आप लोगों के चरणों में बैठ करके आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं और प्लानिंग के तहत सेवा करना चाहता हूं। आए कोई सूरमा निकल करके जो डिबेट करे, जिद करे, बहस करे, मुझसे डिबेट करे। मुझे कोई डिबेट करने वाला नहीं मिलता। आए कोई सूरमा अपनी लोकसभा तैयार करे, आए कोई सूरमा अपनी विधानसभा तैयार करे, अपना ब्लॉक तैयार करे, अपनी वोटों को तैयार करे, अपने पैरों पर खड़ा होकर के चले। तो मैं आप सबको नमन करते हुए भाई आर.एस. गौतम जी को, बहन जी को ये भरोसा दिलाता हूं कि साथियों ने सहयोग किया है। फिर भी अगर कोई इस कार्यक्रम के अंदर कोई कमी रहती है तो हम पार्टी की तरफ से अपना 100-100, 200 रुपया अपनी व्यवस्था करके साथियों का सहयोग करेंगे। आप लोग किसी का जो माइक का है, टेंट का है, कोई पैसा आप लोगों के सर पे ना रहे, आप हमें जरूर बताने का काम करें, हम उसको भी मिलजुल करके आप लोगों की व्यवस्था करेंगे। सभी साथियों का पुनः धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। भाई अगर डॉक्टर साहब की बात सभी को अच्छी लगी हो, पीछे माताएं बहनें सभी को अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने सभी ने सहमति दी डॉक्टर साहब की बात पे। और मैं अभी ज्यादा लंबा समय नहीं लगा करके हमारे बीच में मास्टर महेंद्र जी, हेडमास्टर साहब, जो गुड़गांव की धरती से चल करके आए हैं, वो भी अपने एक बार हाजिरी दर्ज कराएंगे। मास्टर महेंद्र सेन जी, जो लंबे समय से बाबा साहब के मिशन पर लगे हुए हैं, महेंद्र सेन जी, एक बार जोरदार तालियां महेंद्र सेन जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। तथागत गौतम बुद्ध, नारी के मुक्तिदाता और हमारे मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर को मैं नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए आप सबको मेरा जय भीम, जय भारत। और सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए, अभी एक भाई ने मुझे कहा, रास्ते में चर्चा कर रहे थे कि बाबा साहब का मिशन अभी अधूरा है। कैसे अधूरा है? करियो जी पोस्ट। बाबा साहब ने आर्टिकल 340 के अंदर लिखा है